जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्रांति बैच 2.0 में, जहां पर हम प्रीलिम्स 2026 की पूरी तैयारी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस YouTube चैनल पर आपको करवा रहे हैं। और इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटी, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों का जो टॉपिक है उसको जो है आज हम कंप्लीट करेंगे और मात्र एक ही लेक्चर में ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। और कहानी और उसूल हर बार की तरह सेम है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो भी हम आपको इस क्रांति बैच में पढ़ाएंगे उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। इस बात का सेटिस्फेक्शन, इस बात की संतुष्टि हमेशा अपने दिल में आप लोग संभाल के रखिए। आइए दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी को करते हैं हम लोग शुरू। और यहां पर है आपका टॉपिक, और पता ही है ना आपको, क्रांति बैच देख रहे हो तो हैंड रिटन नोट्स आपको हमेशा बनाने होते हैं। इसीलिए जो फ्रंट वाला पेज है ना, मैं उसको ओपन करके रखता हूं कि अगर किसी की गलती से नजर पड़ी कि सर के पीछे क्या लिखा हुआ है तो एक बार उसको पढ़ लिया करो कि वो क्रांति बैच के उसूल हैं। उन उसूलों का पालन करना पड़ता है इस बैच के अंदर किसी भी वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, चलो देखें साहब, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मुझे मौलिक कर्तव्य या ड्यूटी शब्द से एक चीज याद आई कि ये तुम लोगों की ड्यूटी बनती है कि आज जिस वक्त मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख है 2 अप्रैल 2025, और इस तारीख से लेकर आपके 2026 के प्री और मेंस तक के समय जो बचा है वो लगभग 10 से 11 महीने का समय बचा है। 10 से 11 महीने का समय दोस्तों बचा है। और अगर आप इस समय के दौरान अपना कंप्लीट मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हो ना दोस्त, तो ऐसे हजारों क्रांति बैच भी देख लोगे ना, तो भी आप कभी जीवन में एमपीपीएससी का पूरा एग्जाम तो नहीं निकाल पाओगे। पूरा एग्जाम का मतलब है कि सिर्फ प्री नहीं, अगर प्री निकल गया तो तैयारी इतनी तगड़ी हो कि वापस कभी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़े। और एक बार प्री निकाल लिया और मेंस की तैयारी आपकी मुकम्मल नहीं थी, मजबूत नहीं थी, तो फेल हो जाओगे मेंस में और वापस से फिर वही प्रीलिम्स की साइकिल घूमेगी और फिर प्रीलिम्स में फंसोगे। तो जब भी एक बार प्रीलिम्स निकले तो इतना हद तक आप अपने आप को मेंस के लिए तैयार कर लीजिए कि वही एक मौके को आखिरी मौका बनाकर अंजाम तक जो है आप पहुंचा दीजिए। तो कायदे से एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते अगर आप साथ में मेंस नहीं पढ़ोगे, कंप्लीट मेंस का सिलेबस नहीं करोगे, तो ये पूरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल जीरो है। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी मन की तसल्ली के लिए एक बार जिंदगी में सिर्फ प्रीलिम्स निकल जाए उतना काफी होता है, तो वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हमेशा पढ़ते हैं। तो वो आप कर सकते हो, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, उसमें हमारा कुछ भी जो है मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, जो इस किसी भी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसको एक दफा देख लिया करो आप लोग। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 बड़ी ही महत्वपूर्ण लिंक होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब कमेंट सेक्शन नहीं होता, जो वीडियो चल रही होती है ना उसके नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहां पर क्लिक करके देख लिया करो। टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा और मेंस का ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज की जब मैं आपसे बात करता हूं तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी का कोई जिक्र नहीं था। यानी कि संविधान बनाने वालों को कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि हमको फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी को भी जो है ऐड करना चाहिए, है ना दोस्तों। लगे हाथ थोड़ा सा जरा मैं एक सेटिंग कर दूं। ठीक है, तो संविधान बनाने वालों को कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई कि साहब हमको फंडामेंटल ड्यूटी डालनी चाहिए। तो ठीक है, समय आगे बढ़ता रहा, देश आजाद हो गया और 26 जनवरी 1950 में आपके देश का जो संविधान है वो लागू हो गया। और समय निकलता गया और 26 जनवरी 1950 जिस दिन से संविधान लागू दोस्तों हुआ, तब से लेकर एक समय आया जिसका जो वर्ष था वो लगभग 1970 था।
1970s के आसपास देश के थोड़े से जो माहौल हैं वो गड़बड़ाने लगे और समय बीतते बीतते 1975 से लेके 1977 के बीच में देश के अंदर इमरजेंसी यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया गया। मैं कौन से 2 वर्षों की दोस्तों बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं 1975 से लेकर 1977 के बीच। ये जो पूरा समय है, इस समय देश में क्या चीज घोषित कर दी गई? इमरजेंसी यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया गया। और जब आपातकाल दोस्तों घोषित किया गया था तो इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी का जब ये आपातकाल घोषित करने का जो फैसला जब लोगों ने सुना तो लोगों ने इसका जमकर किया विरोध, और इतना बढ़ चढ़ के इस चीज का विरोध किया गया कि इंदिरा गांधी जी को यह लगा कि इस देश के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके मौलिक कर्तव्य यानी कि उनके राइट्स के साथ साथ उनकी ड्यूटीज का एहसास करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता को जो है बुलाया, स्वर्ण सिंह जिन्हें हम कहते, तो उनको जो है बुलाया गया, है ना, और उनको बुला के ये कहा गया कि आप एक कमेटी बनाओ और ये सिफारिश दो यानी कि ये सजेशन दो कि फंडामेंटल ड्यूटीज इस देश में, इस संविधान में हम कैसे डालें, कितनी डालें। तो उस कमेटी ने पूरी जो है कहानी बताई और बस फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है जोड़ दिया गया। बस इतनी सी कहानी है। यानी कि शुरू से फंडामेंटल ड्यूटीज मौजूद नहीं थी, बाद में इंदिरा गांधी जी ने डलवाया है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बस इतना आपको याद रखना है, बेसिक जानकारी है। अब दोस्तों जो है हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हमको यहां पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज हमको देखने को मिल रही है कि जो ओरिजिनल संविधान था, जो मूल संविधान था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मौलिक कर्तव्य थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार थे। उसमें क्या नहीं था? उसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। ये तो मैं आपको अभी जस्ट बता के आया हूं। उसके बाद यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो संविधान के निर्माता थे, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनको ऐसी आवश्यकता लगी ही नहीं कि फंडामेंटल ड्यूटीज डालने की कोई जरूरत होनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने एक चीज जरूर डाली और वो था डीपीएसपी। और मैं आपको डीपीएसपी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि डीपीएसपी नागरिकों की ड्यूटी नहीं है, डीपीएसपी सरकार की ड्यूटी है। यानी कि संविधान बनाने वालों ने सरकार की ड्यूटीज के बारे में तो लिखा, लेकिन नागरिकों की ड्यूटीज के बारे में नहीं लिखा। हालांकि सरकार की ये ड्यूटीज आपको पता है कि गैर न्यायोचित होती है। कौन सी होती है? गैर न्यायोचित होती है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल होती है। यानी कि सरकार अपनी अगर इस ड्यूटी को पूरा ना भी करे तो आप सरकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सरकार को उसकी ड्यूटी याद दिला तो रहे हैं ना, संविधान में लिखकर एक एटलीस्ट याद तो दिला रहे हैं। परंतु नागरिकों की भी ड्यूटीज होती हैं, ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं लिखा गया। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने माहौल आपको बता ही दिया कि 1975 से 1977 के बीच में काफी उत्पाद मचाया गया, लोगों ने काफी प्रदर्शन किया। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि इन लोगों को अब इनके अधिकारों के साथ साथ इनकी ड्यूटीज, इनके कर्तव्य भी याद दिलाना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1976 में संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? संविधान में टोटल दोस्तों 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। जी हां, ओरिजिनली जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया तो उनकी संख्या केवल 10 थी। लेकिन फिर फाइनली एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हो गई? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो गई। और ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है ना, ये किसके तहत जोड़ी गई है? 86वां यानी कि 86th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002।
तो सबसे पहले 1976 में 42वां यानी कि 42 अमेंडमेंट हुआ, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी, और फिर 2002 में 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ और एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी, जिस हिसाब से वर्तमान में आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इनको किस भाग में और किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो दोस्तों ये आती हैं भाग नंबर 4A, पार्ट 4A, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो अनुच्छेद है, आर्टिकल, वो है 51A। याद रखना कितना सरल है ना, एक पार्ट याद रखना है 4A और एक ही आर्टिकल याद रखना है 51A। बिल्कुल सिंपल सा है, कर पाएंगे आप आसानी से। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक आपसे प्रश्न जो है प्रीलिम्स में बन सकता है कि हमारे देश में जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो कहां से लिया गया है। तो वो सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि यूएसएसआर। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो प्रेजेंट रूप है, उसे हम क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। वर्तमान का रूस ही बीते समय में क्या था, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया और उसी से प्रेरणा लेके, उसी से इंस्पिरेशन लेके, तो कहां से, यूएसएसआर से हमने सोर्स इसको माना। इसी यहीं से हम लोगों ने इंडिया के संविधान में इंडिया के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन वर्तमान में जर्मनी और फ्रांस के पास तो है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, मतलब डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करी है, परंतु इनडायरेक्ट रूप से तो फ्रांस और जर्मनी के पास आज के टाइम पे वर्तमान में है। हालांकि वो आपसे नहीं पूछेगा, अगर एक फैक्ट के रूप में याद रखना चाहते हो ना, एक फैक्ट के रूप में याद रखना चाहते हो, तो मैं आपको यह बता देता हूं कि वर्तमान में 25 से ज्यादा, मतलब लगभग आप 25 से 30 के बीच में मान लो, 25 से ज्यादा देशों के पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 25 से ज्यादा देशों के पास क्या है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज है। एक फैक्ट के रूप में याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे हमको क्या देखने को मिलता है। यहां पर वो कह रहा है कि जापान का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है लोकतांत्रिक देशों में, मतलब जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें अगर मैं देखूं तो जापान का संविधान मुझे एक ऐसा संविधान मिलता है जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इतनी बात समझ में आई। इंडिया के अलावा जापान भी एक लोकतंत्र है और वहां पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, उसी चीज के साथ साथ और हम दोस्तों यहां पर क्या देख सकते हैं, जब हमने सोवियत संघ के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया था, तो सोवियत संघ का जो संविधान है वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि अगर आप नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रहे हैं तो इनके साथ साथ आपको उन्हें ड्यूटीज भी समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये बेसिक सी चीज है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको यहां पर बताया कि इंदिरा गांधी जी ने किसे बुलाया था एक कमेटी बनाने के लिए कि आप सिफारिश दीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी जो है बनाई गई थी। दोस्तों स्वर्ण सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण सिंह जो है ये कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता, अब सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी के नेता को ही बुलाएंगी इंदिरा गांधी जी सिफारिश देने के लिए, सजेशंस देने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर कभी आपसे भविष्य में पूछ ले, ये कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ पूर्व विदेश मंत्री भी थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी थे। पूर्व विदेश मंत्री यानी कि फॉर्मर
फॉरेन मिनिस्टर। ये अच्छा फैक्ट है, पता होना चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी कब बनाई गई, कब गठित करी गई? 1976 में। इस कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी, आपको मैं बता देना चाहता हूं। इस कमेटी के द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को, यानी कि देखना मैं क्या लिख रहा हूं, कुछ सिफारिशों को, यानी कि कुछ रेकमेंडेशंस को, कुछ सिफारिशों को यानी कि कुछ रेकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया, यानी कि अपनाया गया। एक्सेप्ट किया गया यानी कि अपनाया गया, और कुछ को रिजेक्ट किया गया, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया, और कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया। मैं आपको बाकायदा वो पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, वो सलाहें बताऊंगा जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी, पर उनको सरकार ने अपनाया नहीं। मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा, पहले तो इन्होंने क्या क्या बोला? सबसे पहले स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि एक अलग से अध्याय जोड़ना पड़ेगा, एक अलग से सेपरेट चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। और अलग से अध्याय जोड़ने का मतलब क्या था कि पूरा का पूरा अलग से एक भाग जोड़ना पड़ेगा, जिसका नाम होगा भाग 4A, यानी कि पार्ट 4A। और अलग से आर्टिकल भी आएगा, तो आर्टिकल भी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया, आर्टिकल 51A। बिल्कुल सही है, कह दी गई ये बात, है ना। अच्छा, और इसी के साथ साथ 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1976 में, भाग 4A जोड़ा गया, आर्टिकल 51A जोड़ा गया, ये मैंने आपको बता दिया। ओरिजिनली 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी, ये जोड़ा गया। लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया, जल्दी बताओ, प्रश्न बनेगा प्रीलिम्स में। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया? 86 नंबर का अमेंडमेंट किया गया संविधान में 2002 के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखें, उसका आप यहां पर देखें कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक स्टेटमेंट दी थी कि संविधान के निर्माताओं ने, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल नहीं किया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक ऐतिहासिक गलती उन्होंने करी और हम उसी ऐतिहासिक गलती को सुधार रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहां पर देखें कि कुछ सिफारिशें ऐसी हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की जिसको नहीं अपनाया गया, और ये तीनों बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा नहीं करता है, ध्यान समझना, अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्य को, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा नहीं करता है, तो पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है? पार्लियामेंट चाहे तो उसके लिए पनिशमेंट दे सकती है। पार्लियामेंट चाहे तो उसके लिए क्या कर सकती है? उसके लिए पनिशमेंट दे सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। और क्यों दे रही है पनिशमेंट? कि पार्लियामेंट कह रही है कि बेटा तुमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करी, और अब हम तुमको क्या दे रहे हैं? पनिशमेंट दे रहे हैं। और ऐसी पनिशमेंट देने के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। समझ में आई चीज? तो इस सलाह को नहीं माना गया था दोस्तों। क्यों नहीं माना गया था? क्योंकि आप समझिए इस बात को कि जो, मुझे एक बात बताइए, जो सरकार की ड्यूटी है डीपीएसपी, जब सरकार इसको पूरा नहीं करती तो क्या हम सरकार के खिलाफ केस कर देते हैं? क्या दंड देते हैं? क्या सरकार को नहीं ना देते? तो सेम तरीके से जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, अगर वो उनको पूरा नहीं कर रहे तो उन्हें काहे आप दंड दे रहे हैं? बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बात को बर्खास्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और जो आप आज के टाइम पे मौलिक कर्तव्य देखते हो, जो आप फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हो, ये कैसे हैं दोस्तों? ये गैर न्यायोचित हैं। ये कैसे हैं? ये गैर न्यायोचित हैं, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल हैं। अर्थात इनका मतलब क्या हो गया? इनका मतलब ये हो गया कि कल को मैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा ना भी करूं, कल को टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं? 11। तो कल को अगर मैं अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा ना भी करूं तो सरकार मुझे सजा नहीं दे सकती। चीज क्लियर हो गया? परंतु सुनिएगा, हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी हैं जिनको लीगली लागू कर दिया गया है, और वो कैसे किया गया है? एक्ट बनाकर किया गया है। जबकि डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी में सरकार की ड्यूटीज को हमने कानूनी रूप से लागू नहीं कर रखा है, परंतु बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको कानूनी रूप से लागू करने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट ने एक्ट बना रखे हैं।
और वो सारे एक्ट मैं आपको भी लास्ट में पढ़ाऊंगा। इन सारे एक्ट की जो खोज करी थी वो वर्मा कमेटी ने करी थी, वो भी मैं आपको अभी पीछे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इस बात को मना कर दिया गया साहब, है ना। और फिर दूसरी बात स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या कही थी कि भैया पहले वाले पॉइंट में जो हम कानून बना रहे हैं सजा देने के लिए, आप ऐसे कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते कि साहब इस कानून को बनाने के चक्कर में फंडामेंटल राइट टूट रहे हैं तो इसीलिए इस कानून को रद्द किया जाए। तो आप इस कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कोर्ट में चुनौती ही नहीं दे सकते, तो कोर्ट क्या कहती है कि ये भैया ये तो हमारे जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध है, और हमारा जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो आप कृपया करके किसी भी कानून के लिए ये तो बोल ही नहीं सकते कि आप इसको कोर्ट में ले जा नहीं सकते, आप इसको कोर्ट में दिखा नहीं सकते, आप इसके ऊपर कोर्ट में सवाल नहीं पूछ सकते। ये तो आप बोलना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो सरकार ने पहले ही फुर्सत में स्वर्ण सिंह कमेटी की इस सलाह को रिजेक्ट कर दिया। बोले फालतू में तुम काय को बोल रहे हो, कल को हम तुम्हारी इस सलाह को मान लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कल को हमें ही आके कहेगी कि बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते, कोर्ट में निकाल ही नहीं सकते, कोर्ट में दिखाई नहीं सकते। ये तुम इतनी पावर नहीं है भाई तुम्हारे पास। तो इसीलिए इस सेकंड वाले पॉइंट को भी जो है क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही साथ स्वर्ण सिंह कमेटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह क्या थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह कहा कि जो टैक्स भरते हैं ना हम लोग, इसे भी फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए। सोचो, जो आप टैक्स भरते हो आपको इसे भी क्या बना देना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी। अब आप कहोगे सर सही तो बात है, टैक्स भरना तो फंडामेंटल ड्यूटी है ना। भाई टैक्स भरना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी का मतलब वो है जो करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं टैक्स के दायरे में आ ही नहीं रहा तो मैं काय को करूं इस ड्यूटी को। लॉजिक समझ रहे हो? ड्यूटी का मतलब जो आपको करना ही होगा। तो अगर मैं टैक्स भरना आपकी ड्यूटी बना दूं तो आपको टैक्स भरना ही भरना पड़ेगा, मतलब ये बात हो गई। ये तो गलत है ना। अगर मैं टैक्स के दायरे में आता ही नहीं हूं तो मैं काय को भरूंगा, मैं काय को निभाऊं इस ड्यूटी को, सीधी सी बात है। तो इसीलिए टैक्स भरना ये फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं हो सकती साहब, इसको भी मना कर दिया गया। तो ये तीनों चीजों को मना कर दिया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, प्रीलिम्स में कैसे भी घुमा घुमा के पूछ लेगा। उसके बाद दोस्तों सीधा सच्चा अब हमको 11 फंडामेंटल ड्यूटी पढ़नी है। जो दोस्तों सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी सिंपल सी है। जो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कहती है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना चाहिए, उसकी डिसरिस्पेक्ट हमको नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा राष्ट्रगान है उसका भी हमको सम्मान करना चाहिए। और साथ ही साथ ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो कुछ भी हमारे संविधान में लिखा है हमें उसका पालन करना चाहिए। पहली ड्यूटी क्लियर हुई, संविधान में जो लिखा है उसका पालन करो, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो और राष्ट्रगान अर्थात नेशनल एंथम को भी आप रेस्पेक्ट करो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि आप ऐसे आदर्शों का पालन करिए, आप ऐसे महान आदर्शों का पालन करिए, आप ऐसे नोबल आइडियल्स का पालन करिए जिसकी वजह से इस देश को आजादी मिली। या ऐसे महान आदर्शों का पालन करिए जिन महान आदर्शों पर चलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश को आजादी दिलाई। अब पता है जब फंडामेंटल ड्यूटीज की क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना, तो उसमें एक ये वाला पॉइंट भी उठाया जाता है कि तुमने फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ना बड़े बड़े शब्द बहुत लिख दिए हैं जो कि आम जनता के समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि नोबल आइडियल्स, महान आदर्श, क्या परिभाषा है इनकी? क्या कहना क्या चाह रहे हो आप एग्जैक्टली इस लाइन से कि जिन महान आदर्श का पालन करके इस देश को आजादी मिली, आप भी उन महान आदर्श का पालन करो। सीधे सीधे बोलो ना आप क्या एग्जैक्टली चाहते हो। तो ये इसकी एक आलोचना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी हैं जिनको स्पष्ट यानी कि क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा आप।
ठीक है। उसके बाद तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि हमारे देश की जो संप्रभुता है, यानी कि हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मतलब जानते हो, सॉवरेनिटी संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है, हम अपने खुद के मालिक हैं। तो हमें अपने देश को किसी का गुलाम नहीं बनाना है, हमें इसका मालिकाना हक कायम रखना है, हमें हमारे देश की एकता को टूटने नहीं देना है, और हमें हमारे देश की इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता पर भी आंच नहीं आने देनी है। ये तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। चौथी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि जब भी तुमको देश की रक्षा करनी पड़े तो तुम उसको करना, और जब भी तुमको राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाया जाए तो तुम चले जाना। कल को अगर देश में कोई बहुत तगड़ा युद्ध हो गया और उसके लिए नौजवानों की आवश्यकता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, नहीं पता था किसी को कि इतने सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, तो एक टाइम पर अमेरिका ने नॉर्मल युवाओं की भर्ती करना शुरू कर दिया। 10-10, 15-15 दिन की ट्रेनिंग, बस दैट्स इट। 10-15, जो 5-5 साल 10-10 साल की ट्रेनिंग होती है, वो 10-15 दिन की ट्रेनिंग देके लड़कों को उतार दिया जाता था। तो ऐसी अगर नौबत कभी भविष्य में आती है तो हमें इस चीज के लिए रेडी रहना है, और बेशक रेडी होना चाहिए। जब देश ही नहीं बचेगा तुम्हारा, दूसरों के गुलाम बन के क्या करोगे? छाती चौड़ी करके हमको जाना चाहिए, बशर्ते इन नेताओं के बच्चे भी आएंगे साथ में। अगर गोली हम खाएंगे तो गोली वो भी खाएंगे, ठीक है साहब। चलो, हमारे देश में तो खैर ये चलन ही है नेताओं की चाटुकारी करने का, और गली मोहल्ले में कुछ लोग अक्सर ऐसे मिल ही जाते हैं, या आपके नाते रिश्तेदारों में भी ऐसे कुछ लोग होंगे, या शायद आप भी कहीं ऐसे ही लोगों में से ना हो जिनको नेताओं की चाटुकारी करना पसंद है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो मैं आपको बता दूं, ये नेताओं को आपने बनाया है। अगर चाटुकारी करनी है तो नेता आपकी करेंगे, आपको उनकी चाटुकारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मालिक हो, ये आपके नौकर हैं। तो कभी भी किसी भ्रष्ट नेता को अपना कनेक्शन बता के शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना ही अपनी पैदाइश पर प्रश्न उठाना है। तो इसीलिए ऐसा काम आप कभी ना करें, और भ्रष्ट नेताओं को एक तुच्छ नजर, एक नीच नजर के साथ ही हमेशा आप उनको देखें, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। हमारी अगली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है दोस्तों? हमारी अगली फंडामेंटल ड्यूटी, हमने या चाहिए तो हमने पढ़ लिया। पांचवी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है दोस्तों? कि हमें अपने देश में सुख शांति को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और हमें अपने देश में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जात पात के नाम पर लड़ते रहना चाहिए। किसी ने अपनी गाड़ी पर अपनी जात का नाम लिखवा लिया, सामने वाले ने अपनी गाड़ी पर अपनी जात का नाम लिखवा लिया, दोनों गाड़ी किसी कारणवश टकरा गई। अब दोनों ने देखा कि भैया ये जात का है, ये जात का है, अब दोनों आपस में लड़ने लगे। मुझे लगता है दोस्तों कि गाड़ियों पर अपनी जात लिखवाना ये वही व्यक्ति करता है जिसको या तो अपनी जात पर डाउट होता है कि क्या मैं इसी जात का हूं, या फिर जो अक्सर भूलता रहता है कि मैं किस जात का हूं, तो वो सामने गाड़ी पे लिखवा लेता है ताकि उसको याद आता रहे। या फिर वो अपनी जात को इतना कमजोर समझता है कि उसे उसको गाड़ी पर लिखा के उसका प्रचार करना पड़ता है कि भैया मेरी एक ये जात है, कृपया करके मुझे पहचान दो। तो अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर जात लिखवा रखी है तो उसको दोस्तों जल्द से जल्द हटाएं, क्योंकि ये शोबाजी का प्रतीक नहीं है, ये एक बहुत ही दुर्बलता का प्रतीक है कि अक्सर प्रचार उसी का किया जाता है जिसे लोग जानते नहीं हैं या जिसकी कीमत नहीं होती। कीमती चीज तो लोगों को वैसे ही उसकी वैल्यू होती है, तो उसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमने आपको ज्ञान दे दिया। तो हमको लड़ना नहीं है, हमको शांति रखनी है, हमको भाईचारा बढ़ावा देना है, और साथ ही हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो दोस्तों। जैसे कि हमारे यूपी में, मैं एक आपको बड़ा एक वारदात बताता हूं। हमारे यूपी में एक पार्टी है सपा, जो उसके लीडर वर्तमान में अखिलेश यादव हैं, और उनके पिताजी जो अब इस संसार में नहीं है, उनका नाम था मुलायम सिंह यादव। तो मुलायम सिंह यादव ने एक, अभी YouTube पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, मीडिया ने काफी कवर किया था। मुलायम सिंह यादव ने पता है क्या कहा था? कि जिन लड़कों से रेप हो जाता है
तो हो जाने दीजिए, लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब मैं समझता हूं कि अगर कोई नेता आपकी कास्ट का है और अगर वो इस तरह की बात करता है जो कि इंसानी रूप से तो मैच नहीं होती, तो आपको उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ ये देख के कि ये तो मेरी जात का है, मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, यहां पर दोस्तों जात वगैरह सब साइड हट जाती है, सबसे पहली होती है इंसानियत। अगर ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति इस दुनिया में जीता रहा तो ये आपकी जात के लिए भी और दूसरे संसार मतलब दूसरे लोगों के लिए भी ये एक राक्षस से कम दोस्तों नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों की बातों को सुनकर या अपने मन में गलत विचार लाकर किसी भी महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वेरी नाइस, क्लियर हुआ है ना। अच्छा, और कहीं भी कोई आपको छेड़छाड़ करता हुआ दिखा और आपको लग रहा है कि आप बड़ी संख्या में हो, तो जाओ ससुरे को कूट दो बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए उसके बाद छठी फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, हमारे देश का हेरिटेज काफी समृद्ध है, काफी रिच है। हमारे देश में बहुत सारे इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत रिच संस्कृति है हिंदुस्तान की। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए और इसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए कि आपने जाके अपनी महबूबा, अपनी माशुका का नाम वहां पर लिख दिया किसी मीनार पर, किसी महल में, किसी मंदिर की दीवार पर। तो ये हरकत हमको दोस्तों नहीं करनी है, संस्कृति का हमें सम्मान करना है। सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, गंदगी नहीं करनी है। तुम घर में कितने भी गंदे रहते हो, तुम्हारे घर में कितना भी गंदा रहना सिखाया जाता है, इट डज नॉट मैटर। घर पे तुम नाला फैला दो, तुम कीचड़ फैला दो, डज नॉट मैटर। लेकिन जब तुम बाहर निकलो तो कूड़ा कचरा ना फेंको, कोई भी चीज खा के उसको यूं ना फेंक दो, है ना। पेड़ पौधे तुम कटवाओ ना। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण को और साफ सफाई को आपको जो है खास ध्यान देना है, ताकि ना तो जंगल खराब हो, ना झीलें, ना नदियां, ना किसी जानवर को आपसे कोई दिक्कत हो, है ना। और साफ लिखा हुआ है कि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो जो जीव हैं, उनके प्रति भी आपको करुणा रखनी है, कंपैशन रखना है, उनको आपको गलत तरीके से मारना पीटना नहीं है। लेकिन दोस्तों, लेकिन चलो खैर ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं यहां पर, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा ज्यादा समझाने के चक्कर में। दूसरा दोस्तों, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस देश के नागरिक की सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी यही है, क्योंकि हमारा देश बाबाओं के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। हम लोग बाबाओं पर भरोसा ज्यादा करते हैं और अपने तर्क, अपने विज्ञान और एक इंसानियत का जो नियम है उन पर हम कम भरोसा करते हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, महान लोगों ने कहा है, शास्त्र पढ़ो शास्त्री नहीं, शास्त्र से सीखो शास्त्री से नहीं। ये सिर्फ एक कहावत है, ये किसी एक व्यक्ति को कह के नहीं कही गई है। इसका अर्थ ये है कि जो ओरिजिनल ज्ञान है, यानी कि शास्त्र, वहां से ज्ञान लो। अगर किसी शास्त्री से ज्ञान लोगे तो हो सकता है कि अगर उसने शास्त्र की सही पढ़ाई नहीं करी होगी तो वो आपको भी गलत ज्ञान दे देगा। तो अगर आपके धर्म में इतने अच्छे शास्त्र हैं तो आप डायरेक्टली जान के उनका अध्ययन करो, ना कि किसी बीच में बैठे व्यक्ति के माध्यम से आप उसको सुनिए। तो इस प्रकार से आपके जो ग्रंथ हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमें कुछ भी गलत करने को ना तो सिखाते हैं ना तो कहते हैं। ये जो बीच में बैठे जो बिजनेसमैन होते हैं, ये लोगों को अक्सर जो है डाइवर्ट करते रहते हैं और अपना मोटा माल कमाते रहते हैं। तुम हमेशा इनकी इनकम का जरिया बनते हो और ये बढ़िया जीवन अपना जीते हैं। तो इसी से बचने के लिए इस देश में लोगों को अंधभक्ति छोड़कर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक साइंटिफिक टेम्पर बनाना जरूरी है। और साथ ही साथ ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवता होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ओ हो कहने को एमपीपीएससी ने चीजें तो बहुत दी हैं, लेकिन ना तो टीचर ढंग से पढ़ा रहे हैं, ना व्यक्ति अच्छे से पढ़ रहा है।
सुधार की भावना, अगर आपने सुकरात के बारे में पढ़ा है, सॉक्रेट्स एथिक्स में पाश्चात्य विचारक है, अगर नहीं पढ़ा है ना तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना सॉक्रेट्स एमपीपीएससी एकेएस, मिल जाएगा, देख लेना, बहुत ज्ञान की बातें हैं उसमें। सुकरात भाई साहब ने कहा था कि हमेशा सवाल जवाब करो, प्रश्न पूछो, एक सही जवाब तक पहुंचो, हमेशा कुछ ना कुछ सुधार की भावना रखो, ये मत कहो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, नहीं, सुधार करते रहो, सुधार करते रहो। उसके बाद दोस्तों नवी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति के साथ तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की हिंसा को अंजाम देना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंसा वही करते हैं जो जानवर होते हैं और सभ्य तरीके से वही रहते हैं जो इंसान होते हैं। ठीक है, तो हमको इंसान बनना है ना। अच्छा, 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों क्या कह रही है, यहां पर कहा जा रहा है कि एज अ सिटीजन, एक नागरिक के रूप में हमें जिंदगी के हर पहलू पर उत्कृष्टता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यह बात पता है क्यों कही गई है, अगर इस देश का हर व्यक्ति फूड व्लॉगर बन जाएगा या फिर नचनिया बन जाएगा या नचकन्ना बन जाएगा या रील पे रील ही चलती रहेंगी, हम ये नहीं कह रहे कि डांस इज नॉट अ गुड प्रोफेशन, डांस इज अ वेरी वर्सेटाइल प्रोफेशन, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोफेशन व्हेन इट इज डन एज पर द डांस। बट जब उसको एक सिडक्टिव तरीके से, एक नचनिया तरीके से किया जाता है, तब वो डांस की मर्यादाओं को तोड़ देता है। तो अगर देश का युवा यही सब करेगा तो फिर डॉक्टर्स कौन बनेंगे, इंजीनियर्स कौन बनेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट कौन बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन बनेंगे, अधिकारी कौन बनेगा, प्रशासक कौन बनेगा, अगर इस देश में हर कोई सिर्फ रील बनाएगा तो भैया इस देश का कल्याण हो गया। तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी कह रही है कि जिंदगी में कुछ तगड़ा हासिल करो, ताकि जब देश के सारे लोग कुछ तगड़ा हासिल करेंगे तो देश ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेगा। लगता है इस वाली फंडामेंटल ड्यूटी को अमेरिका के लोगों ने बहुत अच्छे से सुन लिया है, इसीलिए वहां पर एक से एक जो है कंपनीज हैं और लोग देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, और ये वही 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों जिसे कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 86वां नंबर का संवैधानिक संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आया, 2002। अब यहां पर होगी, मैं पहले से ही कह दे रहा हूं, सावधान, क्योंकि इसको आप पढ़ते ही फैला दोगे रायता। कैसे? आप कहोगे सर 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना, ये तो सर फंडामेंटल राइट है, जो कि हम कहां पढ़ते हैं, जो कि हम आर्टिकल 21A में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल 21A की बात नहीं हो रही, ध्यान सुनो। 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भेजना, समझ लो मेरी बात ध्यान से। आर्टिकल 21A ये एक तरह से सरकार की ड्यूटी है आपके प्रति, ये एक तरह से सरकार की ड्यूटी है, किसके प्रति, आपके प्रति। ये एक तरह से सरकार की ड्यूटी है आपके प्रति, या फिर कहें ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। और ये आपका अधिकार है तभी तो सरकार आपको यह अधिकार दे रही है। और सरकार इस अधिकार में क्या दे रही है, आपके 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही है। आपके 6 से 14 साल के बच्चे को, आपके 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे रही है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दोस्तों जो है यहां पर दी जा रही है। अब आप कहोगे सर ये तो हमको जानते हैं, कुछ नया बताओ, तो सुन लो दोस्तों नया। देखो, सरकार तो तुम्हारे 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त एजुकेशन दे देगी, कंपलसरी एजुकेशन दे देगी, लेकिन तब देगी ना जब तुम बच्चे को भेजोगे। अपने 6 से 14 साल के बच्चे को जब तुम सरकारी स्कूल में भेजोगे तब ना सरकार ये देगी।
तो ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि तुम अपने 6 से 14 साल के बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजो, ताकि सरकार उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे पाए। समझ में आई अब ये ड्यूटी आपको? तो ये ड्यूटी क्या कह रही है? ये ड्यूटी कह रही है कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने 6 से 14 साल के बच्चे को सरकारी स्कूल भेजो। सरकारी स्कूल में ही दी जाती है ये। सरकारी स्कूल भेजो, सरकारी स्कूल भेजो, ताकि वो फ्री यानी कि मुफ्त, कंपलसरी यानी कि अनिवार्य शिक्षा ले सके। समझ में आई दोस्तों बात? ये था खेल इसमें, ठीक है। तो हमको भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाना पड़ेगा ना। जब तक हम ही नहीं बेचेंगे अपने बच्चे को, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को, तो सरकार कहां से देगी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन? तो इसको आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं, ये तो नॉर्मल है, ये आपके प्रीलिम्स में सच कुछ काम नहीं आएगा। बस एक ही कीमती चीज है कि ये गैर न्यायोचित होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी कि अगर तुम इन फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा ना भी करो तो कोई उठा के तुमको जेल में डाल नहीं देगा। लेकिन लास्ट में हम वो कानून पढ़ेंगे जो कानून बनाए गए हैं ताकि तुम अपनी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करो। क्योंकि दोस्तों कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं, वो तो डंडे की नोक पे पालन करवाना पड़ेगा, नहीं तो देश की व्यवस्था खराब हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप? ये चक्कर है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज की आलोचना क्यों की जाती है? बोले कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि वोट डालने जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, टैक्स भरो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, फैमिली प्लानिंग करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज भी डालनी चाहिए थी, लेकिन टैक्स भरना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बन सकती। मैंने कारण आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि साहब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बड़ी ही बेतुकी सी हैं, अस्पष्ट है, समझ नहीं आती। जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना, महान आदर्श, नोबल आइडियल्स, ये वैज्ञानिक सोच, ये कॉम्पोजिट कल्चर, समेकित संस्कृति, ये सब भारी भरकम शब्द हैं, समझ में नहीं आते लोगों के। उसके बाद क्या बोला है कि जब तुम फंडामेंटल ड्यूटीज बना ही रहे थे, तुम चाहते थे कि लोग अपने कर्तव्यों के बारे में जाने, तो उनको जस्टिसिएबल बना देते ना, ताकि जब लोग ना करें तो आप उनको सजा दे सको। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो खैर सरकार ने फिर कानून बना बना के किया तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया है। बाय डिफॉल्ट सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को गैर न्यायोचित यानी कि नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया है। तो लोग कहते हैं कि भाई जब तुमको कर्तव्यों का एहसास दिलाना था तो न्यायोचित ही बना देते, जस्टिसिएबल बना देते, ये करने की क्या जरूरत थी आपको? उसके बाद कुछ आलोचक कहते हैं कि आपने जो है मतलब बेवजह फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है शामिल कर लिया है, और ये केवल बस नाम मात्र के लिए जो है आपने इनको शामिल किया है। कुछ आलोचक ऐसे कहते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट कहां पढ़े थे? पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। तो ये जो तुमने फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई है ना, देखो ये आगे ये फंडामेंटल ड्यूटी है और ये आपकी भाग 4 में डीपीएसपी है। तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और फिर बाद में जाके क्या आती है? फंडामेंटल ड्यूटी। तो वो कह रहे हैं कि जहां पर फंडामेंटल राइट लिखा है तुम्हें वहीं पर ये फंडामेंटल ड्यूटी डालनी चाहिए थी, ये अलग से पार्ट तुमको नहीं बनाना चाहिए था। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं साहब, ठीक है। अब क्रिटिसाइज तो किसी ना किसी बात पे तो किया ही जाएगा। महत्व क्या है? महत्व तो देखो यहां से कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है, तो ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो। HR गोखले जो कि कौन थे? कानून मंत्री थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि 1975 के समय, मैंने आपको बताया था ना 1975 के दौरान जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी, तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो कानून का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें उनकी फंडामेंटल ड्यूटी का एहसास करवाना जरूरी था। ये तो सिंपल है, ठीक है। HR गोखले कानून मंत्री, बस इतना याद कर लेना। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये इसीलिए नहीं बनाई गई हैं कि ये आपके मौलिक अधिकारों को कुचलने के लिए नहीं बनाई गई हैं।
बल्कि ये आपको इस बात का एहसास करवाने के लिए बनाई गई है कि आप एक लोकतंत्र का हिस्सा हो और आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, समझे ना। ये इंदिरा गांधी जी पर एक प्रश्न उठाया गया कि तुम तो हमारे मौलिक अधिकारों को दबाना चाहते हो, तुम तो हमारी फंडामेंटल राइट्स को कुचलना चाहती हो। नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट को कुचलना नहीं चाहती मैं बस ये चाहती हूं कि तुम्हें अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटीज भी तुमको क्या रहे, पता रहे। बस इतनी सी बात उन्होंने जो है कही। और देखो दोस्तों, कांग्रेस की पार्टी के बाद, जब इमरजेंसी के बाद, जब जनता पार्टी, जिसको आज के टाइम पे आप बीजेपी के रूप में जानते हो, तो जनता पार्टी आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी ने सुना ये जो 42 नंबर का जो अमेंडमेंट था 1976 में, ये कांग्रेस के टाइम पर आया था। ये कब आया था? ये कांग्रेस के टाइम पर आया था। तो जब जनता पार्टी आई ना, तो जनता पार्टी ने इस अमेंडमेंट के तहत काफी सारी चीजों को कैंसिल कर दिया था। यानी कि इस संशोधन के माध्यम से जो भी चीजें ऐड करी गई थी अमेंडमेंट में, उनमें से काफी सारी चीजों को जनता पार्टी ने हटा दिया। जनता पार्टी चाहती तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी ने डलवाई थी उसको भी हटा सकती थी, लेकिन जनता पार्टी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं हटाया। यानी कि उनका भी यह मानना था कि कांग्रेस ने जो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज बना के, मौलिक कर्तव्य बना के, वो सही किया है। सबकी मंजूरी थी इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1999 में एक वर्मा कमेटी बनाई गई। 1999 में एक वर्मा कमेटी बनाई गई। मैं एक लाइन आपको इसके बारे में लिखवा देता हूं, आप अपने रजिस्टर में लिख लेना। वर्मा कमेटी इसीलिए बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके। लिखो, वर्मा कमेटी इसीलिए बनाई गई, वर्मा कमेटी इसीलिए बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वो कौन कौन से कानून हैं, वो कौन कौन से एक्ट हैं। वर्मा कमेटी इसीलिए बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वो कौन कौन से कानून हैं, वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली लागू किया जा रहा है। ठीक है, जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को कानूनी रूप से लागू किया जा रहा है, लीगली लागू किया जा रहा है। वापस सुनो, वर्मा कमेटी को इसलिए बनाया गया ताकि वर्मा कमेटी वो सारे एक्ट, वो सारे अधिनियम की जांच कर सके, उसकी एक लिस्ट बना सके और सरकार को सौंप सके कि देखो साहब, हमारे देश में वर्तमान में ये सारे कानून चल रहे हैं जिनकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जो कानूनी रूप से लागू हो रही हैं। क्लियर बात समझ में आई? जैसे कि दोस्तों हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, जो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी थी कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का, संविधान का, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी है, करें या ना करें हमारी मर्जी। लेकिन खुद सोच के देखो ना, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करूं या ना करूं मेरी मर्जी, मैं राष्ट्रगान का सम्मान करूं या ना करूं मेरी मर्जी, मैं संविधान का सम्मान करूं या ना करूं मेरी मर्जी, गलत हो जाएगा ना। इतनी मर्जी चलाना तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए बाकायदा एक अधिनियम बनाया गया है, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। और इस एक्ट के तहत अगर आपने ऐसी कोई हरकत करी जिसकी वजह से इन तीनों पर कोई आंच आई, तो फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं देखी जाएगी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक्ट आपको पनिश करेगा, आपको सजा देगा। तो आई होप आप समझ गए कि यहां पर वर्मा कमेटी कौन कौन से कानून को पता लगा रही थी, कौन कौन से कानून की वो लिस्ट बना रही थी, वो कानून जो फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली लागू कर रहे हैं। उसके बाद काफी सारे ऐसे आपराधिक कानून बना रखे हैं जो ऐसे लोगों को सजा देते हैं जो धर्म के नाम पर, हमने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी थी कि देश की अखंडता नहीं तोड़नी है, देश की इंटीग्रिटी नहीं तोड़नी है, देश की एकता नहीं तोड़नी, देश की यूनिटी नहीं तोड़नी। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, है ना, अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर या किसी भी आधार पर इस देश को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी फिर काफी सारे आपराधिक कानून बना रखे हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक एक्ट आपको दिखेगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इसका मतलब क्या है कि अगर जाति आधारित और धर्म आधारित कोई भी आप अपकांड करते हो, अपराध करते हो, तो ये एक्ट जो है आपको सजा देगा। ये बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं इन एक्ट को, कोई आपसे पूछेगा नहीं, बस नाम पता होना चाहिए और उसका काम पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी, अब तो इसका नाम बदल गया है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, है ना।
तो आईपीसी आपको पता ही है, आईपीसी आपको पता ही है, जब भी आप कोई अपराध करते हो तो आपको क्या दंड देना है वो आईपीसी के अंदर जो है बताया जाता है, ठीक है। तो आईपीसी के अंदर तो बहुत सारी धाराएं हैं, बस इतना आप याद रखो। एक ये एक्ट है यूपा, यूपा एक्ट 1967, ये बहुत तगड़ा कानून है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, ये बेसिकली दोस्तों पता है, ये बेसिकली पता है, ये आतंकवाद पर कंट्रोल करता है। ये किस पे कंट्रोल करता है? ये आतंकवाद पर कंट्रोल करता है, टेररिज्म पे कंट्रोल करता है कि अगर कोई धर्म के नाम पर दंगे भड़का रहा है या वो बाकायदा एक आतंकवादी संगठन ही है, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो है ये एक्ट काम करता है, ठीक है। अच्छा, और ये यूपा एक्ट पता है उस पर भी काम करता है कि मान के चलो तुमने अपनी एक पार्टी बना रखी है, ठीक है, या तुमने अपना कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बना रखा है, और आपका ये संगठन क्या करता है, आपका ये संगठन दंगे भड़काने का काम करता है, और ये दंगे कुछ विशेष धर्मों के बीच में दंगे भड़काता है, तो फिर यूपा एक्ट के तहत 1967 धरा लिए जाओगे आप, बढ़िया वाले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बहुत ही फेमस है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जन प्रतिनिधित्व, इसका मतलब समझते हो? वो लोग जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि नेता, नेता लोग हमको रिप्रेजेंट करते हैं, नेता लोग इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, नेता लोग इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो क्या बोला गया, अगर कोई भी सांसद, या फिर कहेंगे कोई सांसद ही नहीं, एमएलए भी, कोई भी एमएलए है या कोई भी एमपी है, अगर वो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वोट मांगता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब आप कहोगे सर यही तो करते हैं, नहीं, ये लोग इनडायरेक्टली खेलते हैं, ये लोग कभी भी डायरेक्टली नहीं करते हैं, हमेशा इनडायरेक्टली। और अगर कभी किसी ने डायरेक्टली किया भी ना, अगर किसी ने कभी डायरेक्टली किया भी, तो फिर इस एक्ट के तहत धराने के लिए बहुत ठोस प्रूफ भी बहुत चाहिए होते हैं, और फिर लंबा कोर्ट कचहरी का प्रोसीजर है। इसीलिए लोग खुल्लम खुल्ला आज भी धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, और कुछ बेवकूफ लोग ये नहीं देखते, अरे भैया नेता तुम्हारी जाति का हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो तुम्हारे लिए कुछ भला ही नहीं कर रहा, तो तुमने नेता अपनी जाति का देख के देख लिया, क्या हो जाएगा उससे? ऐसे कहने को मध्य प्रदेश के सारे ओबीसी क्या मांगते हैं कि भैया संविधान में जो हमें 27% आरक्षण की बात करी है हमें दे दो। भाई देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, पूर्व सीएम ओबीसी थे, वर्तमान सीएम ओबीसी हैं, क्या कर लिया या क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमेशा केवल कास्ट देखकर, जाति देखकर वोट आप जब भी देंगे तो अल्टीमेटली आपको उसका नेगेटिव परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि सामने वाले को सिर्फ अपने से मतलब है। जब भी तुम्हें ये लगे ना कि नेता तुम्हारे बारे में सोचेगा, तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो इस दुनिया में। नेता सिर्फ अपनी झोली भरता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने काम संपन्न करता है, वो 5 साल तक सिर्फ अपनी झोली भरता है और तुमको टालता रहता है। फिर 5 साल बाद अगला नेता आ जाएगा, फिर ये कह देंगे कि भैया अब तो हम नेता ही नहीं, अब तो हम क्या करें, और हम हमेशा मूर्ख बनते रहते हैं। तो हमें इस चीज से दोस्तों बचना है, क्योंकि ये बहुत ही शाणे होते हैं, बहुत शाणे। ये शाणे नहीं होते, जनता ही बेवकूफ होती। ये तो पढ़े लिखे ही नहीं होते बेचारे, तो ये शाणे कहां से होंगे? वो तो हम सामने से बेवकूफ बन रहे हैं, तो फिर सामने वाला तो हमको चालाक ही दिखेगा, नहीं तो ये बेचारे अनपढ़ रहते हैं, ये कहां से शाणे बन पाएंगे? कोई चांस ही नहीं है इनके। तो फिर दोस्तों ये देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी जिसमें हमको जानवरों के प्रति या जीव जंतुओं के प्रति हमको करुणा रखनी है, कंपैशन रखना है। तो अगर हमें जानवरों के साथ कुछ भी गलत नहीं करना, लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाता है तो उसे वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत धरा लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980, कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जैसे कि हमने कहा कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, फॉरेस्ट का ध्यान रखना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इलीगल रूप से फॉरेस्ट काट रहा है तो फिर उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होता है पूरा समाप्त। यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरे पॉलिटी में
सबसे छोटा चैप्टर अगर कोई है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज ही है। कराने को तो लोग डीपीएसपी को भी 1 घंटे में खत्म करवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको डीपीएसपी पर 2 लेक्चर्स खर्च किए, और फंडामेंटल राइट पे तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने 7 लेक्चर्स आपको दिए हैं। जैसे कि 2-3 लेक्चर मैंने संविधान सभा पर दिए थे, 7 लेक्चर लगभग मैंने फंडामेंटल राइट्स पर दिए, तो 3 और 7 10, 2 डीपीएसपी पे दिए 12, और 1 आज इस पे दिया, 13 लेक्चर्स हो गए। तो भर भर के मैं आपको समय दे रहा हूं, ताकि देखो मेरा बड़ा सिंपल सा उसूल है, कुछ भी काम करो तो बेस्ट करो, नहीं तो उसको बीच में छोड़ दो, कहानी शुरू ही मत करो। तो मैं अपने लेवल पे दोस्तों पूरा बेस्ट कर रहा हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको फटाक से जाके वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा ऑनलाइन मेंस का कोर्स है उसको ज्वाइन करके अपनी मेंस की पूरी तैयारी करनी है। तुम मेरा मेंस का कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन तुमको इतनी मैं चेतावनी जरूर दे रहा हूं कि आने वाले 10-11 महीने तुमने अगर मेंस नहीं पढ़ा, चाहे मुझसे या किसी और से, तो तुम एमपीपीएससी का सपना मत देखो। बेवजह एक खोखली इमारत बनाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जय हिंद।